नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इल्यूमिनेशन चैप्टर पहला चल रहा है, जिसमें आप लोगों को जो है कुछ आगे का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है MHSCP। सबसे पहला टॉपिक आपका है MHSCP। ठीक है, मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। क्या नाम है? मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। तो अगर MHSCP की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है फाई अपान क्या होता है आपका 2 पाई। अब यहाँ पे 2 पाई क्यों आ गया? क्योंकि ये तो स्टेरेडियन है, इसका आपका ये ल्यूमिनस फ्लक्स है। फाई हमारा क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स है। तो इसका यूनिट हो जाएगा आपका ल्यूमेन, और बटे आपका क्या हो जाएगा? ल्यूमेन बटे आपका स्टेरेडियन। ठीक है, इसी को कैंडेला भी आप बोल सकते हैं। कैंडेला को कैंडल पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मीन, अब अगर इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। देखिए कैंडल पावर तो यहाँ पे लिखा ही गया है, तो ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। हेमी का मतलब आधे से रिलेटेड है। जैसे अभी इससे पहले स्फेरिकल कैंडल पावर आपने पढ़ा था, तो उसमें पूरा गोला था, पूरे गोले में उत्पन्न फ्लक्स था, और बटे जो है पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बना था आपका? 4 पाई बना था। तो वो तो आपका MHCP था। मीन मतलब औसत होता है, हेमी मतलब आधे से रिलेटेड है, स्फेरिकल गोला है तो आधा गोला होगा तो कैंडल पावर। तो आधे गोले में उत्पन्न कुल ज्योति फ्लक्स बटे आधे के गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है, उसी को क्या बोला जाता है? मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। अगर इसको थोड़ा कुछ और तरीके से, अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं MHSCP तो बराबर हो जाएगा अर्धगोले में उत्पन्न कुल ज्योति फ्लक्स, अर्धगोले में उत्पन्न कुल ज्योति फ्लक्स। ठीक है, और बटे आपका क्या हो जाएगा? अर्धगोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अर्धगोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, तो इसको मैं बना दे रहा हूँ। तो यही MHSCP बराबर आपका हो जाएगा फाई अपान 2 पाई। अर्धगोले के द्वारा कितना बढ़ेगा? ठीक है, तो 2 पाई बनेगा मैक्सिमम। तो अब इसका नाम भी आप कैंडेला रख सकते हैं, या फिर ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये MHSCP का जो है आपका क्या था? डिफिनीशन था। तो इस पे आधारित क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको जानना आपके लिए क्या है? ज़रूरी है। और इसमें कुछ और चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होगा कि किसी लाइट सोर्स से गुजरने वाले, इसको कैसे, ये किसका औसत पावर है? ठीक है, किसका औसत पावर है, उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा? बताऊँगा कि किसी लाइट सोर्स से गुजरने वाले, किसी लाइट सोर्स से गुजरने वाले क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज समतल के ऊपर
या नीचे सभी दिशाओं में सभी समतल पर कैंडल पावर का औसत मान है। ठीक है, कैंडल पावर का क्या है, औसत मान है। तो ये चीज़ आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए और उसके बाद मैं अगला पॉइंट यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। इसको मिटा दे रहा हूँ। इस पे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। आप इसका और इसका रेशियो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको मैं इसलिए लिखवा दिया ना कि ये क्वेश्चन बना देगा और ऑप्शन में दे देगा कि पहला ऑप्शन है MSCP, दूसरा ऑप्शन है MHSCP और तीसरा ऑप्शन है आपका क्या कहते हैं और तीसरा आपका क्या है, MHCP। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका बोथ 1 and 2। ठीक है, तो इसमें कौन मारेंगे आप, जब आपको ये डिफिनीशन पता रहेगा, ये चीज़ आपको पता रहेगा, तभी तो आप मार पाएंगे कि ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा जानना क्या था, ज़रूरी था। ऐसे ही क्वेश्चन में लिख के आ जाएगा और उसके बाद ये चीज़ क्या कर लेता है, ऐसे ही पूछ लेता है। तो कंपटीशन में ये चीज़ पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा हिंट दे दिया आपको, इसलिए इसको लिखवाना ज़रूरी था। हालांकि अगर थ्योरिकल एग्जाम की मैं बात करूं तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो यहाँ पे फार्मूला लिखवाया था, जैसे पूरे गोले के द्वारा, अर्धगोले के द्वारा जो भी उसमें उत्पन्न हुआ ज्योति फ्लक्स है बटे जो स्टेरेडियन है, जो सॉलिड एंगल है, उसका रेशियो आप बता देना है, उसका यूनिट बता देना है, बस। इसका औसत लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए लिखवा दिया हूँ ताकि जो है आप समझ सकें कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ लेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, और अब जो है मैं आपको बताऊंगा MHCP, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। ठीक है, तो मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लिखा है तो इसका कुछ मतलब है, जब उसको मैं लिखवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर MHCP की मैं बात करूँ तो ये क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे MHCP बराबर होता है क्षैतिज समतल में रेडिएटेड ज्योति फ्लक्स, क्षैतिज समतल में रेडिएटेड ज्योति फ्लक्स और उसके बाद जो है क्षैतिज तल द्वारा केंद्र पर बना सॉलिड एंगल, क्षैतिज तल द्वारा केंद्र पर बना सॉलिड एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो MHCP, तो अब क्षैतिज समतल पर रेडिएटेड ज्योति फ्लक्स आपका क्या है, फाई है। फाई बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब क्षैतिज तल के द्वारा केंद्र पर कुल कितना कोण बन रहा है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले वाले में क्या था, पता था, क्योंकि स्फेरिकल बोल रहा था। तो स्फेरिकल मतलब गोला होता है, तो पूरे गोले को लेंगे। वहाँ पर एक में बोला हेमी स्फेरिकल, तो उसमें आधा गोला था, तो उसमें 2 पाई हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको
इसका मान पता नहीं है, तो इस वजह से इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंडेला हो जाएगा, कैंडेला। और फिर उसी के बाद इसको लिख सकते हैं आप ल्यूमेन बटे स्टेरेडियन, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये चीज़ है। हो गया, इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए इस पर न्यूमेरिकल आता है, जब क्वेश्चन लिखा रहेगा ना तो ये जो फार्मूलेज वगैरह हैं इस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे कि हाँ वास्तविकता ये किस चीज़ का औसत है और कैसे जो है इसमें वैल्यू को रखा जा रहा है, और फिगर आपको क्लियर दिखेगा जब इसका न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल से इसका बताना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं। अगर आपके पास यूटिलाइजेशन की बुक्स वगैरह हैं तो उसमें अगर न्यूमेरिकल दिया होगा तो आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और इसी में कुछ लिख रहा हूँ कि ये किसका जो है औसत पावर है। किसी लाइट सोर्स के केंद्र बिंदु से, किसी लाइट सोर्स के केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली क्षैतिज समतल पर सभी दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान है। यहाँ पर देखिए जो लाइट सोर्स है ना उसका केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली क्षैतिज समतल पर सभी दिशाओं में कैंडल पावर का क्या है, औसत मान है, ठीक है। जो लाइट सोर्स है उसका केंद्र बिंदु कहाँ है, जहाँ पर उसका फिलामेंट होगा वो आपका क्षैतिज समतल होगा, ठीक है। वहाँ से गुजरने वाला जो हमारा क्षैतिज समतल है, क्षैतिज समतल पर सभी दिशाओं में कैंडल पावर का जो है औसत मान है, ठीक। तो यहाँ पे क्षैतिज की बात कर रहा है, इसको लिख लीजिए। कि यहाँ पर तीन चीज़ें हमने आपको बताई। एक तो आपका हमने बताया कि जैसे या में यस सी पी बराबर आपका फाई अपान क्या था, 4 पाई था, ठीक है। और एक बताया मैंने या में एच यस सी पी बराबर आपका फाई अपान आपका 2 पाई बताया हमने। और एक बताया यम एच सी पी बराबर हमने फाई अपान बताया ओमेगा। ये सब सेम है, ठीक है, इनका यूनिट भी क्या है, सेम है। अब देखिए 4 पाई क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो एम एच सी पी का मान क्या होगा, कम होगा, किसकी अपेक्षा, एम एच एस सी पी से, क्योंकि इसका कम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। देखिए 4 पाई से ये वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एम एच सी पी इज ग्रेटर देन, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एम एच सी पी एम एच एस सी पी इज ग्रेटर देन आपका एम एच सी पी, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू जो है हमेशा जो है 4 पाई, देखिए ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। अब ओमेगा का मान 4 पाई भी हो सकता है और 4 पाई से कम भी हो सकता है। तो अगर 4 पाई होगा तो इसकी वैल्यू की आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, नहीं तो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो उसके बारे में मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इस वजह से मैं इसको आपको क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब एक फैक्टर आता है जिसका नाम है रिडक्शन फैक्टर। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अगर इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा इसका वर्णन मैं करने लगूँगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ तक
पूछ लिया जाता है वहाँ तक मैं आपको क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है? तो रिडक्शन फैक्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, यम एस सी पी बटे आपका यम एच सी पी। ठीक है। इसका मान क्या होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा। बराबर भी हो सकता है, अगर आइडियल केस होगा तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो एक मान आएगा इस फैक्टर का मान। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इसका मान कितना होता है, इसका मान आपको पता है कि फाई बराबर ओमेगा होता है, जबकि इसका मान क्या होता है, फाई बराबर 4 पाई होता है। तो 4 पाई तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, जबकि ओमेगा का मान 4 पाई से हमेशा क्या होगा, लेस ही होगा। एक आइडियल केस ही होगा कि ओमेगा का मान इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मान तो ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा। तो ऊपर वाला कम रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो नीचे वाला ज़्यादा रहेगा, ऊपर वाला कम रहेगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। इसको जानना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक पहला पॉइंट था जिसको आपको पढ़ना जरूरी था। ठीक है। और एक आता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। दूसरा आपका क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करें तो फाई यूटिलाइज, ठीक है, फाई यूटिलाइज्ड, थोड़ा मैं इसे बड़े में लिखूंगा, इसके बेस में लिखूंगा। फाई यूटिलाइज्ड बटे आपका फाई टोटल। ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर, देखिए फाई यूटिलाइज का मतलब, फाई का मतलब क्या है, ज्योति फ्लक्स। ठीक है। फाई का मतलब ज्योति फ्लक्स है, ये ल्यूमेन आप बोल सकते हैं, और ये भी फाई का मतलब ज्योति फ्लक्स ही है। तो जैसे कुल कितना ज्योति फ्लक्स उत्पन्न हुआ, कुल कितना प्रकाश क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, और जितना प्रकाश उत्पन्न हुआ उसमें कितना यूटिलाइज हुआ, तो जितना यूटिलाइज हुआ उसके टोटल में से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें यूटिलाइजेशन फैक्टर का पता चल जाएगा। मतलब कुल जितना, मान लीजिए जितना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो उसमें कुछ यूटिलाइज होगा, उसमें कुछ क्या होगा, यूटिलाइज्ड होगा, और कुछ आपका क्या हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो यूटिलाइज्ड ज्योति फ्लक्स और बटे टोटल फ्लक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर हमें क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। देखिए अब टोटल तो ज़्यादा होगा हमेशा, और फाई यूटिलाइज हमारा क्या होगा, कम होगा। जितना यूटिलाइज होगा वो तो कम होगा इसकी वैल्यू ना, हम तो कम ही यूटिलाइज कर पाते हैं, और तो कुछ लॉसेज वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ इधर उधर निकल जाते हैं। भाई लाइट है, प्रकाश है, तो टोटल से फाई यूटिलाइज हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो इसकी वैल्यू लेस देन क्या होगी, 1 होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लेस देन 1 लिखेंगे, लेस देन 1। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो लेस देन 1 होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। और कितना होता है, जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, ये कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। 0.3 से लेकर के 0.5 तक होता ही इसकी वैल्यू। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वैल्यू आपको क्या करना है, याद रखना है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब इस फैक्टर का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ज्योति फ्लक्स को हम क्या कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। समझ में आया, अपने कार्य में ज्योति फ्लक्स को हम क्या कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ये चीज़ है, हो गया यूटिलाइजेशन फैक्टर। और एक आता है मेंटेनेंस फैक्टर, हो गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग इसको देख लीजिएगा। अभी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। एक मेंटेनेंस फैक्टर होता है, मेंटेनेंस फैक्टर, अनुरक्षण गुणांक इसे बोला जाता है। तो मेंटेनेंस फैक्टर बराबर होता है ई नॉर्मल,
ई नॉर्मल बटे ई आइडियल, ठीक है। अब ई क्या है, इल्यूमिनेशन है, प्रदीप्ति। ई हमारा यहाँ पे क्या है, अगर देखेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी। कैसे होगी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसका जो मान होगा 0.4 से लेकर के 0.8 होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आइडियल का केस में कुल कितना इल्यूमिनेशन उत्पन्न हुआ, ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल कितना है। नॉर्मल कंडीशन में जो वास्तविक कंडीशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वास्तविक कंडीशन में कुल कितना इल्यूमिनेशन है आपका, और आइडियल कंडीशन में कुल कितना इल्यूमिनेशन है। तो वास्तविक कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और आइडियल कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगा, ज़्यादा प्रकाश होगा, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश कम होगा, क्योंकि कुछ लॉसेस वगैरह भी हो जाते हैं, तमाम सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो निकल करके आती है 0.4 से लेकर के 0.8 होती है, ठीक है। तो ये ई यहाँ पे क्या है आपका, इल्यूमिनेशन है। ई क्या है, इल्यूमिनेशन। देखिए अभी जो ज्योति फाई यूटिलाइज बोला गया था ना, अभी क्या बोला गया था, फाई यूटिलाइज। तो फाई यूटिलाइज आपका क्या है, ज्योति फ्लक्स है, ज्योति फ्लक्स, ठीक है। और ये जो हमारा ई है, इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति बोलते हैं, प्रदीप्ति, ठीक है। अब प्रदीप्ति को कैसे लिखते हैं, ई बराबर फाई अपान ए। तो पर यूनिट सरफेस एरिया पर एमिट होने वाले ज्योति फ्लक्स को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्योति फ्लक्स का तो डिफिनीशन क्या होता है, अलग होता है ना। ज्योति फ्लक्स का डिफिनीशन क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबके फार्मूले में क्या है आपका अंतर है। अब जैसे ज्योति फ्लक्स का जो मान होता है वो आपका Q अपान क्या होता है, T होता है कि नहीं। Q अपान क्या होता है, T। ये लाइट एनर्जी है, ये लाइट पावर है, ठीक है। और ये क्या है आपका समय है, तो इसी को ज्योति फ्लक्स बोलते हैं। पहले ही आपको डिफिनीशन दे दिया गया था। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत शार्ट में लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। ई नॉर्मल मतलब जो हमारी नॉर्मल इल्यूमिनेशन है, और आइडियल केस में जो इल्यूमिनेशन है उनका रेशियो जो है आपका क्या कहलाता है, मेंटेनेंस फैक्टर कहलाता है। इसका मान लेस देन क्या होता है, 1 होता है, लेस देन आपका 1 होता है। 0.4 टू लेकर के 0.8 होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और डिप्रिसिएशन फैक्टर एक होता है, डिप्रिसिएशन फैक्टर ह्रास गुणांक करके ऐसे है, ह्रास गुणांक, हाँ कुछ होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। डिप्रिसिएशन फैक्टर, ठीक है। डिप्रिसिएशन फैक्टर को हम DF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, DF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो DF होता है ना आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर, ये होता है 1/, मेंटेनेंस फैक्टर। अभी मेंटेनेंस फैक्टर इसके ऊपर ही हम क्या करे थे, पढ़े थे। तो डिप्रिसिएशन फैक्टर मेंटेनेंस फैक्टर का क्या होता है, उल्टा होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 होती है तो कितना होती है आपका, ये 1 पॉइंट जो है आपका 2 से लेकर के 1 पॉइंट आपका 25 तक होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए जो अभी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमने आपको बताया था, अगर इसमें रखेंगे ना तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन लिखा यहाँ पे कुछ और गया है। तो जो कंपटीशन में सही माना जाता है वो यही है, ठीक है। तो इससे जो मैच करेगा वही वैल्यू आपकी क्या होगी, सही होगी। तो डिप्रिसिएशन फैक्टर बराबर मेंटेनेंस फैक्टर होता है, ठीक है।
इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं और आपको बता सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे समझ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में भी ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च करके, बुक में तो इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका जो भी कुछ मिलेगा वो न्यूमेरिकल्स मिलेगा, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल्स भी लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे डिफिनीशंस मैं शुरू से ही आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, ये सब के सब डिफिनीशंस, इसमें से कम 7-8 डिफिनीशंस जो है आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, कन्फर्म है, ठीक है। हर साल आता है, तो ये इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। कंपटीशन में भी इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद जो है आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर है। एब्जॉर्प्शन फैक्टर फैक्टर, ठीक है। तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है फाई रेस्ट बटे फाई आपका टोटल। इसी को हिंदी में आप लिख सकते हैं कि अवशोषण से बचा फ्लक्स, अवशोषण से बचा फ्लक्स, मतलब जो फ्लक्स अवशोषित नहीं है, और कुल कितना फ्लक्स क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, तो टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो ये तो कम होगा और ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो लेस देन 1 होगा। और इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0.5 to 1 होता है, 5 to आपका 1 हो गया। 1 कब होगा, जब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी फ्लक्स एब्जॉर्ब ना हुआ हो, तो उस समय टोटल फ्लक्स इस वाले फ्लक्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लेकिन ज़्यादातर होता है कि लेस देन 1 ही होता है, लेकिन इसका रेंज जो है इतना तक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। स्वच्छ वातावरण के लिए AF का मान जो है 1 के बराबर होता है। देखिए होता क्या है, जब वातावरण क्या होता है, स्वच्छ होता है, तो एब्जॉर्प्शन का मान क्या होता है, कम होता है। लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है या बहुत कम होता है। एकदम आइडियल वातावरण होगा तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, तब उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ ये क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि स्वच्छ वातावरण के लिए इसका मान कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि स्वच्छ वातावरण के लिए AF का मान लेस देन नहीं, AF का मान 1 होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज नहीं, मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।